हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं वक्री गुरु के प्रभावों को लेकर, तो उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के ऊपर। यहाँ पे एक स्पेशल योग के बारे में भी चर्चा करूंगा, जिससे कि परिस्थितियों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुंडली विश्लेषण। देखिए, ये जो लगन है ये 4 नंबर से आता है। 4 नंबर अपने आप में एक मूवेबल साइन है, यानी कि एक चर राशि है। इस समय जो तात्कालिक गोचर है, उस समय हम देख रहे हैं कि लगन के अंदर शुक्र विद्यमान है। शुक्र जो है वो इस लगन कुंडली में मालिक होते हैं 11th हाउस के और साथ ही साथ 4th हाउस के। क्योंकि ये एक चर राशि का लगन है, इस वजह से जो 11th हाउस है, 11वें भाव के स्वामी हैं, वो कहीं ना कहीं बाधकेश की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 1 नंबर, 1 के बाद 4 नंबर, 4 के बाद 10 नंबर और 10 के बाद आप अगर देखोगे तो चर राशियों में हमें मिलता है ऑलमोस्ट 7 नंबर। ठीक है, तो 1, 4, 7 और 10 इन राशियों में जब भी आपका लगन नजर आएगा तो वहां पे आपके जो 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं वो बादकेश होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे ये नहीं कह पा रहे इस समय कि शुक्र की मौजूदगी आपको केंद्र में किसी प्रकार का धन लाभ दे रही हो। बस वो एक तरीके से काम चलाऊ वाली स्थिति अभी बनी हुई नजर आती है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद शुक्र का गोचर 5 नंबर जहां लिखा है, जहां सूर्य बैठे हैं, वहां पर होता है, यानी कि द्वितीय भाव में होता है, तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं लाभ बनते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में सूर्य और शुक्र की जो युति बनेगी वो कहीं ना कहीं 11th हाउस और 2nd हाउस लॉर्ड को एक साथ लेकर आएगी। तब जाके हम ये कह सकते हैं आने वाले कुछ समय के बाद आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। पहली चीज, इस समय अगर बात करूं तो बाधकेश को समझ लीजिए, चर राशि के लगन में 11वें भाव का स्वामी बाधकेश होता है और वो जब केंद्र में बैठा हुआ है तो आपको आपके अर्निंग्स में बाधाओं को दर्शाता है। पहली चीज। दूसरा कि सूर्य जो है वो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड 2nd में बैठे। 2nd हाउस न्यूट्रल होता है, अपने भाव को तो बल देने का प्रयास करेंगे, लेकिन वाणी में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है क्योंकि सूर्य एक तेज का ग्रह है। तीसरे भाव में देखें तो वहीं पे भाव के स्वामी बैठे हैं जो कि उच्च राशिस्थ हैं। ठीक है, 12वें भाव के भी स्वामी है बुध और वो तीसरे में आके उच्च राशिस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं साहस पराक्रम को बिल्कुल बढ़ाकर ही रखेंगे, उसमें कोई चुनौती नहीं है। तो यहां तक अगर हम स्थिति देखें तो चीजें अच्छी अच्छी हैं। मंगल को भी एक बार देख लीजिए। मंगल जो है वो आपके लगन कुंडली में पंचम और पंचम के साथ साथ आपके दशम के स्वामी होते हैं और ये जो ग्रह हैं राजयोग कारक ग्रह होकर कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो वो भी अपनी तरफ से लाभ प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक हम देखें तो आने वाले कुछ समय में आर्थिक रूप से कुछ लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। सब कुछ इस शुक्र के ऊपर निर्भर करने वाला है। अब जो दूसरे योग की बात कर रहा हूं उसको समझिएगा। पराशर होरा शास्त्र मानता है कि जब कभी भी केंद्र में 3 क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठे हों तो सर्प योग बनता है। शायद वहीदा रहमान जी की कुंडली में किन्हीं जातिका ने मुझसे प्रश्न किया था कि काल सर्प योग, तो काल सर्प योग को लेकर मैं बहुत क्लियर कर दूं। के.एन. राव साहब ने भी, बीवी रमन साहब ने भी एक ही बात कही है कि जो काल सर्प योग है उसका कोई ऐसा तथ्यात्मक वर्णन किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है। इस कारण से काल सर्प योग की जहां तक बात होती है उसको मैं अपने कैलकुलेशन में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता।
क्लियर कट। यहां पे मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये पराशर होरा शास्त्र में मेंशन्ड है, सर्प योग। सर्प योग में क्या हो रहा है, राहु केतु और शनि तीन पापी क्रूर ग्रह जो हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आपका लगन कर्क हो या मेष हो या आपका लगन 7 नंबर से तुला आता हो या 10 नंबर से आपका लगन बन रहा है मकर लगन, तो इस समय कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालात आपके सामने हैं जैसे कि सर्प ने आकर जकड़ लिया हो। आप चाह भी रहे हैं तो भी आप एक तरीके से नागपाश में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे। फिर से क्लियरली बोल रहा हूं, मेष लगन भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा है, कर्क लगन भी गुजर रहा है, तुला लगन भी गुजर रहा है और साथ ही साथ ये परिस्थिति मकर लगन पे भी काम कर रही है। लोग अपनी ओर से पूरा एफर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट बनने चाहिए वो उस मात्रा में बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये थोड़े लंबे समय तक रहने वाली हैं। हमें उसके लिए मानसिक तौर पे अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्प योग बन रहा है, इनको बनाने वाले ग्रहों की मूवमेंट अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाली। शनि जब आगे बढ़ेंगे तब ये सर्प योग टूटेगा और उससे टूटने में अभी कहीं ना कहीं हमें जनवरी तक इंतजार करना होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट बात, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस अगर होता है वो होता है 4th हाउस, क्योंकि वो आपके मन की स्थिति है और वहां पर केतु देव विराजमान है, शनि की दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो परिस्थिति है कर्क लगन और कर्क राशि वालों के साथ, वो केतु के वहां बैठने के कारण मन में एक खालीपन सा, एक अजीब सी ही कुछ व्याकुलता कहें तो वो महसूस हो रही है। और शनि की दृष्टि के बाद आगे की चीजों में कुछ ना दिखना भी एक नेगेटिविटी का फैक्टर जोड़ रहा है। इसीलिए इवन दो कि जुपिटर का गोचर अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इस समय आप लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं जो है राहु केतु और शनि के केंद्र में आना। और आप जब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, अपनी जी तोड़ हर एफर्ट को लगा रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी रिजल्ट्स को उस लेवल पे हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, एक चीज। दूसरी चीज, केतु की मौजूदगी और शनि की वहां पे दृष्टि, इसलिए मन के अंदर भी कहीं ना कहीं बेचैनी, एक अजीब सा भाव उत्पन्न किए हुए है। ठीक है, इससे आपको पूरी तरह निकलने में अभी वक्त लगेगा। सलाह तो यही होगी कि इन 3 ग्रहों से इनकी कम से कम शांति पूजाओं को, जो मंत्र हैं, कहीं पंडितों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर के अंदर पहले आप अपने आप को मेंटली बहुत अच्छे से फिट करें कि ठीक है, जो भी एक परिस्थिति चल रही है वो एक समय तक है और इससे हम निकल जाएंगे। और केतु, शनि और राहु जो भी आपके 3 ग्रह हैं, उनके नॉर्मल मंत्र सिर्फ यूज करके अपने आप को पॉजिटिव रखें। अब मैं चर्चा कर रहा हूं गुरु के ऊपर। इतनी देर से मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ गुरु अकेले का प्रभाव नहीं है, बाकी जो फॉर्मेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, गुरु की बात करें तो कर्क लगन की कुंडली में गुरु के पास एक तो भाव है 6ठा भाव और एक है 9वां भाव। 6ठा भाव जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिंदगी में बढ़ने को ही दिखाता है। इसीलिए 6ठा भाव भले रोग को दिखाता है, भले रिपु को दिखाता है, भले ऋण को दिखाता है, वो सर्विस को दिखाता है, डेली रूटीन को दिखाता है, इसलिए वो कुछ हद तक ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 9th हाउस जो है वो सीधे सीधे आपके भाग्य को जोड़ता है और ऐसे स्थिति में गुरु जो हैं, जो भाग्य में बैठे हैं, उनका काम था कि वो भाग्य को आगे बढ़ाएं। तो एक तरफ से ये जो केंद्र में सर्प प्रभाव आया है एक, और दूसरा गुरु जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो वक्री होने के कारण उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। किस्मत आगे जाने के बजाय वो पीछे के गियर पे चल रही है, वो अष्टम भाव की तरफ आ रही है, एक चीज। इसी तरीके से शनि जो है वो भी वक्री है, वो भी पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मैरिज लाइफ के अंदर और साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं, उनको व्यापार के अंदर भी शनि के वक्रित्व के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
और साथ ही साथ जो आपकी किस्मत का भाव है उसके स्वामी भी वक्री होने के कारण अष्टम में जा रहे हैं। ये एक चुनौती अभी क्रिएट कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो गुरु की तरफ है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मान के चल रहे हैं कि आपको अपने किस्मत के अंदर, क्योंकि गुरु जो वहां के स्वामी है वो भी पीड़ित हो रहे हैं शनि की दृष्टि से, तो वो एक प्रभाव कर रहा है। एक चीज हुई। अब गुरु जो है वो 50% किस्मत में सपोर्ट दे पा रहे हैं, 50%, और 50% जो है वो 8th हाउस के अंदर काम कर रहे हैं। गुरु अगर 50% भी 8th हाउस में बैठते हैं तो उनका कहीं ना कहीं वो 50% का दृष्टि प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे आएगा। उस आधार पे भी बीच में रह रहकर आपको आर्थिक तौर पे कभी कभी राहत भी मिलेगी और कभी कभी चुनौतियां भी मिलेंगी। कि दोनों चीजों को हमें मानकर चलना होगा, पहली चीज। अब डेट वाइज बात करूं तो जो गुरु का गोचर है उसमें मेजर पिक्चर, क्योंकि वह 9th हाउस पे हो रहा है, तो या तो जिन लोगों के माता पिता हैं उनमें से पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ रहा हो, एक चीज। लंबी यात्राओं में कुछ परेशानियां हो रही हो तो ये दूसरी चीज। धार्मिक आयोजनों वाली कोई चीजों में कुछ चुनौतियां आ रही हो तो तीसरी चीज। और रह रह के बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर किस्मत में कोई चीज अटक रही हो तो ये चौथी चीज। इतनी चीजों को गुरु का यहाँ पे बैठकर वक्री होना सीधे प्रभावित करेगा। किस्मत के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो प्रभाव है, ये जो चुनौती है, ये हमें और कहां कहां पे कैसे इंपैक्ट कर रही थी। तो अब डेट्स को ध्यान रखिए। 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के बीच की परिस्थिति जो थी, वहां पर ये गोचर प्रभाव आपको संतान को लेकर, प्रेम को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, अपने एंटरटेनमेंट को लेकर चुनौती दे रहा था। एक चीज, ठीक है। 29 जुलाई से 24 अगस्त तक। 24 अगस्त से लेकर ऑलमोस्ट 24 सितंबर तक ये जो प्रभाव है, इसने आपके मन और आपके घर के माहौल के ऊपर आपके ध्यान को लाया। और यहां पर भी हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड, हो सकता है कहीं ना कहीं मदर रिलेटेड, हो सकता है कहीं ना कहीं किन्हीं भी जो भौतिक वस्तुएं हैं जिससे कि सुख का अनुभव किया जाता है, 4th हाउस हैप्पीनेस, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये इम्पैक्ट जो है ऑलमोस्ट 24 अगस्त से 24 सितंबर तक महसूस होगा। इसके बाद 24 सितंबर से 20 अक्टूबर तक की जो अवधि रहने वाली है, उसमें गुरु का यहाँ पे इस राशि में होने वाला गोचर आपके पराक्रम, साहस या छोटे भाई बहनों, या तीसरा भाव जो है वो आपके नेबर्स भी है, वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ असर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आपको अपने लाइफ में मेजरली जो एरिया दिखाई देगा वो तो किस्मत ही नजर आएगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि घर की जो जरूरतें हैं उसमें चुनौतियां आ रही हों। फिर आगे थोड़े से आस पड़ोस या किसी तरीके के कम्युनिकेशन में, ईमेल है, लेटर्स हैं, जो भी है, उसमें कुछ हल्का फुल्का किस्मत से चुनौतियां महसूस होती हुई नजर आए। डॉक्यूमेंटेशंस के किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 24 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच वहां पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसका जो लास्ट फेज रहने वाला है वो है 20 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। इतने पीरियड में यहाँ का जो प्रभाव है ये आपको आर्थिक, क्योंकि सेकंड हाउस है, सेविंग्स है, तो वहां पर सेविंग्स के ऊपर भी कुछ असर कर सकता है। इसीलिए इन हिस्सों को ध्यान में रखते हुए कि इसका जो आखिरी फेज में कह रहा हूं 20 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच, वहां पे वो किसी तरीके से आर्थिक स्थितियों के ऊपर प्रभाव करेंगे, ठीक है। अब किस्मत में 50% वहां बैठे हैं, 50% 8वें में बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति भी बन सकती है और थोड़ी सी हानि भी हो सकती है। दोनों चीजों को यहाँ पर एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। दशाएं अगर पॉजिटिव जा रही हैं तो गेन्स की भी कंडीशन देंगे क्योंकि भाग्य में भी है, लेकिन चुनौतियां ज्यादा मिलेंगी। किस्मत इस समय आपका उस तरह से खुल के साथ भी नहीं दे पा रही जितना उसे देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से 3 क्रूर ग्रहों का, पापी ग्रहों का केंद्र में आना नाग स्थिति बना रहा है, और दूसरा किस्मत का स्वामी भी वहां से थोड़ा सा कुछ समय के लिए पीछे की ओर जा रहे हैं। तो आपको इस समय मेहनत आप जो कर रहे हैं
उसमें आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपको अपने आप को कहीं भी निराश करने की जरूरत नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने अपने लेवल पे पूरा मेहनत कर रहे हैं, उसे उसी मेंटेलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पर्टिकुलर योग में से शनि मूव कर जाएंगे तो आपको आधी सॉल्यूशन वैसे ही मिल जाएंगे, और जब राहु केतु की मूवमेंट होगी तो पूरी तरह से आप लोग सॉल्यूशन पा लेंगे। जहां तक बात है किस्मत की, तो किस्मत आपको अगर चुनौती दे रही है तो वो 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर 2022 तक दे रही है। इतने पीरियड के अंदर आप लोगों को अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा की राशि है, नॉट नक्षत्र, चंद्रमा की राशि का लगन है, इसलिए मनोस्थिति को बहुत ही केंद्रित रखकर आपको इन परिस्थितियों से निकलना होगा। और आगे जाके जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बड़े बदलाव में तब्दील होंगी। क्यों? क्योंकि शनि जो है अष्टम के स्वामी है, और शनि जैसे ग्रह जो कि एक पर्टिकुलर राशि में आने में 30 साल लेते हैं, तो जब उनका गोचर अष्टम से होगा, अष्टम के स्वामी का गोचर अष्टम से होगा, तो जिंदगियों के अंदर बड़े बदलावों का प्रयास होने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, और पॉजिटिविटी आपको आपकी जिंदगियों के अंदर ट्रांसफॉर्म होती हुई आने वाले वक्त में दिखेंगी। इस वजह से आप लोगों को ये जो समय है इसमें खुद को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखने में ज्यादा एनर्जी और फोकस सीखना चाहिए। धन्यवाद।